नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीएस विद अरुण में। इस इतिहास के श्रृंखला में हमने प्राचीन इतिहास के श्रृंखला में पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल का अध्ययन कर लिया है और आज जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले हम देखते हैं कि वहां के प्रमुख औजार क्या थे, उसके बाद प्रमुख पाषाण क्या थे, किन किन पत्थरों से यहाँ के औजार बनाए जाते थे उनके, उसके बाद यहाँ के प्रमुख स्थलों की चर्चा करेंगे। उसके बाद इन स्थलों से मिले हुए उपकरणों के आधार पे, इन स्थलों से मिले हुए उपकरणों के आधार पे हम यहाँ के जनजीवन की व्याख्या करेंगे। तो जो हम लोगों का यहाँ का प्रमुख औजार हुआ करता था वो ब्लेड, क्रोड और पॉइंट, ब्लेड, क्रोड, पॉइंट, त्रिकोण, नवचंद्राकार, तक्षणी, बेधनी और खुरचनी हुआ करता था। जो यहाँ का ये जो तक्षणी, बेधनी और खुरचनी जो औजार है, जो पाषाणिक उपकरण है, वो उच्च पुरा पाषाण काल से भी प्राप्त होते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि जो उच्च पुरा पाषाण काल के कुछ विशेषताएं हैं वो मध्य पाषाण काल में भी मिलती हैं। इसके बाद जो नव पाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं वो भी मध्य पाषाण काल में मिलती हैं, जिसके वजह से विद्वानों ने, इतिहासकारों ने मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा। संक्रमण का अर्थ होता है, चलिए हम वहां बताएंगे जब इसके बारे में अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो वहां सब कुछ हम आपको बता दे रहे हैं। पहले ये देख लीजिए कि यहाँ का जो प्रमुख औजार था वो ब्लेड, क्रोड, पॉइंट, त्रिकोण, नवचंद्राकार, तक्षणी, बेधनी और खुरचनी था। और जो यहाँ के प्रमुख पाषाण थे जिनसे ये सब औजार बनाए जाते थे वो चर्ड, फ्लिंट, कैल्सिडोनी, कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, अगेट, ये सब पाषाण थे जिनसे मध्य पाषाण काल के लोग उपकरण बनाया करते थे। ये पत्थर हैं चर्ड, फ्लिंट, कैल्सिडोनी, कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक और अगेट। ये जो पाषाण है, ये फ्लिंट, चर्ड, कैल्सिडोनी, ये सब पत्थर उच्च पुरा पाषाण काल में भी प्रयोग किया जाता था। इन पत्थरों का औजार उच्च पुरा पाषाण काल के भी मानव बनाया करते थे। इसके अलावा जो यहाँ की प्रमुख विशेषता है, यहाँ इस काल के लोग इन पत्थरों के अलावा जानवरों की हड्डियों और श्रृंग आदि से भी औजारों का निर्माण किया करते थे। जैस्पर, स्फटिक, अगेट के अलावा ये जानवरों के सिंग और उनकी हड्डियों से भी औजार का निर्माण किया करते थे। जो इनका जो प्रमुख स्थान था, जो विस्तार था, मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रमुख उपकरण, पाषाण उपकरण आदि हमें कहां-कहां से मिले हैं, तो हमें राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों से हमें मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। तो जो यहाँ का प्रमुख स्थल था राजस्थान का जो बागौर है, राजस्थान में एक जगह है बागौर, वहां से मध्य पाषाण काल से संबंधित काफी उपकरण प्राप्त हुए हैं। और जो राजस्थान का बागौर है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल है। जो मध्य पाषाण काल के संदर्भ में जो राजस्थान का बागौर है, बागौर मध्य पाषाण काल से संबंधित सबसे बड़ा पूरा स्थल है। उसके बाद इसका उत्खनन जो कराया था उन्होंने बी.एन. मिश्र ने 1968 से 70 तक इसका उत्खनन का कार्य करवाया था। ये राजस्थान के बागौर में उत्खनन का कार्य बी.एन. मिश्र ने कराया था 1968 से 70 तक। और ये जो बागौर है मध्य पाषाण काल के संदर्भ में बात करें और वो भारत में तो सबसे बड़ा क्षेत्र है बागौर। उसके बाद
इन मध्य पाषाण कालीन विस्तार जो था वो गुजरात में था। गुजरात में नर्मदा नदी, ताप्ती और माही आदि नदियों तक इसका विस्तार था। उसके बाद गुजरात में एक स्थान है लंगनाच, जिसका उत्खनन एच.डी. संकालिया ने कराया था। गुजरात में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही नदी के तट पे मध्य पाषाण कालीन विस्तार था। और गुजरात में ही एक और स्थल है लंगनाच, इसका उत्खनन एच.डी. संकालिया ने कराया था। और यहाँ से लंगनाच से कब्र व पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। लंगनाच से बड़ी मात्रा में कब्र और पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। उसके बाद जो मध्य पाषाण काल का विस्तार था वो उत्तर प्रदेश में भी था। उत्तर प्रदेश में सराय नहर से स्तंभगर्त, कब्र, नरकंकाल, अस्थि तथा श्रृंग निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। जो सराय नहर राय है उत्तर प्रदेश का, वहां से स्तंभ गर्त मिले हैं। यहाँ से स्तंभ गर्त मिले हैं। यहाँ से कब्र और नरकंकाल, अस्थि तथा श्रृंग निर्मित हड्डियों से तथा सिंह से, जानवरों के सिंह से बना औजार प्राप्त हुआ है। उसके बाद यूपी में ही महदहा से भी सिंह, जो हिरण होता है, हिरण के सिंह के छल्ले का माला प्राप्त हुआ है। यहाँ से हिरण के सिंह के छल्ले की माला प्राप्त हुई है और यहाँ से हड्डियों की भी माला प्राप्त हुई है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हो सकता है कि मध्य पाषाण काल के लोगों में प्रदर्शन प्रभाव होता होगा। मध्य पाषाण काल के लोगों में, मध्य पाषाण काल के मानवों में प्रदर्शन प्रभाव की भावना जाग गई होगी। अपने आप को विशेष प्रदर्शित करने की भावना जाग गई होगी, सबसे अलग दिखाने की भावना जाग गई होगी, जिससे या वहां पे हड्डियों की माला तैयार करते थे और हिरण के सिंग से भी माला तैयार करते थे। उसके अलावा यहाँ पे अनेक समाधान भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद यूपी में ही जो दमदमा है, यहाँ से 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। उसके बाद गर्त चूल्हे, गर्त चूल्हों से ये तात्पर्य हो सकता है, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे जो मध्य पाषाण काल का मानव है वो आग से परिचित हो चुका होगा। यहाँ से गर्त चूल्हे, हड्डी के उपकरण, ये हड्डी और सिंग से बने भी उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद मिर्जापुर के लेहखैया से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। ये जो महत्वपूर्ण जो प्रमुख स्थल हैं, ये पश्चिम बंगाल में है। बीरभानपुर, ये बीरभानपुर एक पूरा मध्य पाषाणिक स्थल है जो कि पश्चिम बंगाल में है। यहाँ से जो हमें प्राप्त हुआ है बीरभानपुर से, ये भूमि छिद्र प्राप्त हुआ है, जमीन में खोदा गया गड्ढा प्राप्त हुआ है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि वहां के मानव लकड़ी या कुछ गाड़ के, गड्ढे में गाड़ के और छतरी उतरी का निर्माण किया करते होंगे। अपने छांव करने के लिए वो गड्ढा करते होंगे, गड्ढे में कुछ लकड़ी गाड़ के ऊपर से छप्पर ऊपर लगाया करते होंगे। इसके बाद जो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है, यहाँ से 25,000 सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 25,000, आदमगढ़ से 25,000 सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऐसा लगता है 25,000 उपकरण प्राप्त हुआ है यहाँ से, ऐसा अंदाजा लगा जा सकता है कि हो सकता है उपकरणों का यहाँ पे बाजार लगता हो, जो यहाँ पे चाहे पाषाण से बने हों या सिंग से या हड्डियों से जानवरों के बने हों। यहाँ पे आदमगढ़ में ये औजारों का बाजार लगता होगा या बिक्री या खरीद बिक्री होती होगी औजारों की। ये सिर्फ हम अंदाज लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल है। महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, गिद्धलूर और रेणुगुंडा से भी मध्य पाषाण कालिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद कर्नाटक
और तमिलनाडु तक इनका विस्तार था। तो ये जो हम लोगों का था, ये इनके प्रमुख औजार हमने देखा, प्रमुख पाषाण देखा। पाषाण के अलावा हमने ये भी देखा कि ये लोग हड्डियों से और जानवरों के सींग से भी औजार तैयार करते थे। इसके बाद हमने प्रमुख स्थलों को देखा कि इनका विस्तार कहां-कहां तक था, या फिर मध्य पाषाण काल से संबंधित जो प्रमुख उपकरण हैं वो हमें कहां-कहां से मिले हैं। अब हम इनके जनजीवन के बारे में, यहाँ के लोगों का जीवन क्या था, कैसा था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग इनके आवास के बारे में देख लेते हैं कि ये रहते कहाँ रहे होंगे। इनके आवास के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो एक स्थल है जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, वो है बिरभानपुर। बिरभानपुर से हमें भूमि छिद्र प्राप्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल की बिरभानपुर से हमें भूमि छिद्र प्राप्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल के जो बिरभानपुर है, यहां से हमें भूमि छिद्र प्राप्त हुए हैं। भूमि छिद्र, यहां से भूमि छिद्र प्राप्त हुए हैं, अर्थात हमें ऐसा साक्ष्य मिला है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे जमीन में गड्ढा खोदा गया है। जमीन में गड्ढा खोदा गया है, इससे हम स्पष्ट रूप से तो नहीं, लेकिन अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जो यहाँ के लोग थे, हो सकता है गड्ढा खन के उसमें कुछ गाड़ के छप्पर जैसा कुछ बनाते होंगे और उसमें निवास करते होंगे, उसमें रहते होंगे। इसके बाद जो हम लोगों का सराय नाहर राय है, सराय नाहर राय से स्तंभ गर्त प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से, जो उत्तर प्रदेश में एक मध्य पाषाण कालिक स्थल है, सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, ये है आपका यूपी में। यहां से हमें स्तंभ गर्त प्राप्त हुए हैं। स्तंभ गर्त, हम बात कर रहे हैं यहाँ के लोगों का आवास के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये लोग रहते कहाँ थे। तो हमने आवास के अंतर्गत ये देखा कि पश्चिम बंगाल में एक स्थल है, वो मध्य पाषाण कालिक स्थल है, ये है बिरभानपुर, और यहाँ से हमें भूमि छिद्र प्राप्त हुए हैं, जिसका संबंध मध्य पाषाण काल से विद्वानों द्वारा लगाया गया है। अब हमने देखा कि ये भूमि छिद्र रहे क्यों होंगे। हो सकता है कि मनुष्य उस समय का जो मनुष्य था, वो जमीन में गड्ढा खोद कर वो कुछ गाड़ के और छप्पर जैसी कुछ संरचनाएं बनाता होगा और उसी में निवास करता होगा। ये था हम लोगों का पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे हम ये देखेंगे कि सराय नाहर राय से, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से स्तंभ गर्त प्राप्त हुआ है। यहाँ से स्तंभ गर्त का अर्थ होता है जो स्तंभ है, इसका मतलब होता है खंभा। खंभा या किसी भी चीज से या मिट्टी से या पिलर कह सकते हैं, मिट्टी से बनाया हुआ सीधा एक संरचना या किसी भी चीज से खड़ा किया गया एक संरचना, वो होता है स्तंभ, और गर्त का मतलब होता है गड्ढा। स्तंभ का अर्थ होता है, गर्त का अर्थ होता है गड्ढा। स्तंभ गर्त का अर्थ हो गया कि गड्ढे में बनाया गया खंभा। जो सराय नाहर से हमें गड्ढे में खंभा बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है
कि वो लोग इस तरह से गड्ढा बनाते थे और इस गड्ढे में चूंकि उस समय पाषाण उपकरण ही थे और पत्थरों के अलावा सिंग और जानवरों की हड्डियां से उपकरण बनाए जाते थे, तो उतने धारदार नहीं होते होंगे। उतने धारदार नहीं होने की वजह से वहां बड़ी बड़ी लकड़ियां नहीं काट सकते होंगे। वहां के लोग मध्य पाषाण काल के लोग बड़ी बड़ी लकड़ियां काट नहीं सकते होंगे, क्योंकि वहां लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। लोहे का सबसे प्रामाणिक साक्ष्य हमें अतरंगी खेड़ा से प्राप्त होता है उत्तर वैदिक काल के आसपास। तो इस समय लोहे की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। लोहा नहीं था, हड्डियों के औजार थे, सिंह के औजार थे, पत्थरों के औजार थे। वो इतने धारदार नहीं हुआ करते होंगे कि वो बड़े बड़े या मोटे मोटे पौधे काट सके। जितना उनके पास ताकत रहा होगा, उतने ताकत से ही वो कुछ लकड़ियां तोड़ते होंगे, तो वो ज्यादा बड़ा नहीं होता होगा, ज्यादा मोटा नहीं होता होगा। इसकी वजह से इतनी छोटी लकड़ी काटी तो यहाँ तक जाएगा, इतनी काटी तो यहाँ तक जाएगा और ये गिर जाएगा। ये जब यहाँ रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसको यहाँ रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। हो सकता है कि ये खंभा इन्होंने यहाँ पे खड़ा किया हो, इस गड्ढे में ये खंभा खड़ा किया होगा, ये खंभा खड़ा किया होगा और इतना बड़ा डंडा इस पे टिका दिया, इतना बड़ा डंडा इस पे टिका दिया। ऐसा करके ये गर्तों में रहते होंगे, यहाँ आवास बना के गड्ढे में गर्तावास में रहा करते होंगे। यहाँ का जो दूसरा हम लोगों ने देखा, यहाँ पर जो आवास रहा होगा ये गर्तावास रहा होगा, गर्तावास। गर्त में आवास करते रहे होंगे। ये प्रूफ होता है इस बात से कि जो सरायनहर राय से गड्ढे में जो स्तंभ मिला है, उससे ये प्रूफ होता है कि हो सकता है उनका वास जो था गर्तावास था। इसके अलावा ये रहा हो न रहा हो, भूमि छिद्र जो है, ये भूमि छिद्र प्राप्त हुआ है तो हमें सिर्फ अंदाजा लगाया इस बात का कि हो सकता है कि वो छप्पर जैसी संरचना कुछ बनाते होंगे और उसमें रहते होंगे। हमने सरायनहर राय से स्तंभ गर्त ढूंढा और उससे भी हमने ये अंदाजा लगाया कि गर्तावास में रहे होंगे मध्य पाषाण काल के लोग। लेकिन हो कुछ भी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता होगा, हो सकता है कि ये लोग इस तरह के घर, इस तरह के आवास बना के रहते होंगे। लेकिन जो उच्च पुरापाषाणकालीन मनुष्य थे, मानव थे, उन्हीं की भांति ये लोग भी घने पेड़ों के नीचे, बड़े बड़े चट्टानों के बीच में, कंदराओं आदि में, गुफाओं में रहा करते होंगे। ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं हम। ये सब देखने के बाद, ये सब तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद गर्तावास में रहते होंगे या झोपड़ी उपड़ी बना के रहते होंगे। लेकिन जो आवाज था, जो स्पष्ट है, वो ये है कि वो घने पेड़ों के नीचे रहते होंगे, घने पेड़ों के नीचे रहते होंगे। इसके अलावा वो गुफाओं में रहा करते होंगे, गुफाओं और कंदराओं में, गुफाओं और कंदराओं में आवास करते रहे होंगे। इसके बाद खुले आसमान में भी रहते होंगे, गर्मियों में खुले आसमान में भी रहते होंगे, खुले आसमान में, खुला आसमान इनका आवास था, गुफा, कंदरा इनका आवास था। इसके अलावा जो हमने अंदाजा लगाया,
जो हमने सराय नाहर राय से जो स्तंभ गर्त प्राप्त हुआ है, उससे जो हमने अंदाजा लगाया, हमने लगाया कि शायद गर्तावास में भी रहते होंगे, गर्तावास में भी रहते होंगे। और जो हमने अंदाजा एक और लगाया बिरभानपुर से, जो हमें भूमि छिद्र प्राप्त हुआ है, उससे ये लगाया कि शायद छप्पर उप्पर का भी निर्माण करते होंगे। छप्पर के निर्माण का जो हमने अंदाज लगाया वो पश्चिम बंगाल के बिरभानपुर से, इसका जो प्रूफ है वो ये है कि बिरभानपुर से हमें, बिरभानपुर जो है वो है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के बिरभानपुर से हमें प्राप्त हुआ है भूमि छिद्र। यहां से हमें भूमि छिद्र प्राप्त हुआ है, इससे हमने ये अंदाजा लगाया कि इनका जो आवास रहा होगा वो हो सकता है कि छप्परों में रहे होंगे, और जो हमने गर्तावास का अंदाजा लगाया वो, इसका जो प्रूफ है ये जो सिद्ध करता है कि लोग गर्तावास में रहते होंगे, ये बात सिद्ध करता है कि हमें सराय नाहर राय से, सराय नाहर राय से जो यूपी में है, यहां से स्तंभ गर्त प्राप्त हुए हैं। यहां से हमें स्तंभ गर्त प्राप्त हुए हैं, इससे हमने ये अंदाजा लगाया कि ये गर्तावास में रहे होंगे। उसके बाद खुले आसमान में तो रहते ही होंगे, गुफाओं, कंदराओं, घने पेड़ों के नीचे तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि रहते होंगे। ये हो गया कि ये लोग रहते कहाँ थे, इनका आवास क्या होता रहा होगा। इनमें हमने 2-3 बातें जो स्पष्ट रूप से थी वो हमने देखी। उसके बाद हमने ये देखा कि गर्तावास में भी और छप्पर बना के भी रहते होंगे। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे आग की खोज हो गई थी या नहीं। आग की खोज पे बात कर लेते हैं। आग की खोज, जब हम ये कहते हैं कि आग की खोज वहां पे हो पाई थी या नहीं, तो एक जगह का नाम लेते हैं हम, वो है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय। सराय नाहर राय के अलावा उत्तर प्रदेश में ही एक और स्थान है, वो है महदह। सराय नाहर राय और महदहा से हमें स्तंभ गर्त मिले हैं, मतलब हमें स्तंभ गर्त चूल्हे मिले हैं। यहां से सराय नाहर राय और महदहा से हमें गर्त चूल्हे मिले हैं। चूल्हे ऐसे जो खन के गड्ढे की भांति बनाया गया हो, ऐसे चूल्हे मिले हैं। और वहां से हमें जली हुई हड्डियां मिली हैं, वहां से हमें जली हुई हड्डियां मिली हैं। सराय नाहर राय और महदहा से गर्त चूल्हे, गर्त चूल्हे और जानवरों की जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई हैं। जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है या संभवतः यहाँ पे आग की खोज हो चुकी होगी,
जो सराय नाहर और महदहा है, यहाँ से हमें गर्द चूल्हे प्राप्त हुए हैं और इस गर्द चूल्हे से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अतः संभवतः संभवतः यहाँ पर आग की खोज हो गई होगी। हमने क्यों कहा कि आग की खोज हो गई होगी? हमें एक जगह से प्रमाण मिला सराय नहर से कि वहां पे गर्द चूल्हे थे और जानवरों की जली हुई हड्डियां थी। यही नहीं, दूसरे जगह से भी, यह है महदहा, यहाँ से भी हमें गर्द चूल्हे और जली हुई हड्डियां मिली हैं जानवरों की। इससे हमने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि वहां के लोग जानवरों को भून कर खाया करते होंगे, वहां पे आग की खोज हो चुकी होगी। इस बात से हमने ये अंदाजा लगाया। आग की खोज पे हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं कृषि या पशुपालन की खोज हो पाई थी या नहीं, अथवा कृषि और पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था या नहीं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि वहां पे मध्य पाषाण कालीन लोगों द्वारा कृषि का और पशुपालन का विकास कर लिया गया था, लेकिन कुछ विद्वान ये मानने को तैयार नहीं है कि कृषि या पशुपालन का विकास हो गया था। तो हम लोग मध्य पाषाण काल में कृषि और पशुपालन से संबंधित साक्ष्य और उस साक्ष्यों से हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, इस बात की चर्चा करते हैं। कृषि व पशुपालन। कृषि और पशुपालन की बात करते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि वो लोग, मध्य पाषाण काल के लोग, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बारहसिंघा, या हिरण, मृग आदि जानवरों से मध्य पाषाण के लोग परिचित थे। हमने कहा कि गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बारहसिंगा आदि पशुओं से मध्य पाषाण काल के लोग परिचित थे। हमने ये नहीं कहा कि ये लोग इनका पालन करते थे। हमने कहा कि यदि आदि जानवरों से मध्य पाषाण कालीन जो मानव था वो परिचित था। जानवरों से मध्य पाषाण कालीन मानव परिचित था। हमने परिचित की बात कही, अभी पशुपालन की बात नहीं कही। जबकि ये इन जानवरों से परिचित था, जानवरों से मध्य पाषाण कालीन मानव परिचित था, इनका शिकार भी करता था, यानी कि इनका शिकार करता था। इनका शिकार करता
था। पहले तो हम ये देखते हैं कि इनसे परिचित था और इनका शिकार करता था। अब हम आते हैं कि इनका पालन करता था कि नहीं। इन पशुओं का अर्थात पशुपालन करता था मध्य पाषाण काल का मानव कि नहीं। जो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है वो हम लोगों को अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइम पीरियड देखने को मिलता है। तो जो हम लोगों ने देखा है इस प्राचीन इतिहास की सीरीज में, जो हमने इस श्रृंखला में देखा है, जब हम स्टार्ट किए थे तो इनका जो टाइम पीरियड हमने देखा था वो ये था 10,000 से 10,000 वर्ष पहले से 8,000 वर्ष पहले की बात कही थी। 8,000 वर्ष पहले तक जो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड हमने देखा है इस प्राचीन इतिहास के सीरीज में, वो 10,000 पहले से 8,000 वर्ष पहले तक का है। अलग अलग किताबों में ये टाइम पीरियड आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। मिले चाहे जितना, ये चाहे टाइम पीरियड चाहे जितना मिले, लेकिन हम ये तो कह ही सकते हैं स्पष्ट रूप से कि जो मध्य पाषाण काल था हजारों वर्ष अपने अंदर लिए रहा होगा। हजारों वर्ष अपने अंदर लिए रहा होगा। अब हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल का मानव पशुपालन करता था या नहीं। उस समय का मानव जब शेर आदि खूंखार जानवरों का जब शिकार करता होगा तो जंगली जानवर पलट के इन पर वार करने का प्रयास करते होंगे। जब ये खूंखार, जंगली या मजबूत ताकतवर जानवरों का शिकार करता होगा तो वो सब पलटवार इन मनुष्यों पर करते होंगे। हो सकता है कुछ मनुष्यों को वो मारकर खा जाते होंगे, लेकिन जब वो गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बारहसिंगा, हिरन आदि का जब वो शिकार करता होगा तो वो इतने घातक उन लोगों को नहीं लगता होगा कि ये इतने घातक हैं। बैल, भैंस, उन लोगों इन सब जानवरों का शिकार करने में उनको सहजता होती होगी। जब इनके पास जाते होंगे तो ये इन पर वार नहीं करते होंगे बल्कि भागते होंगे। धीरे धीरे इन लोगों को लगा होगा कि ये लोग हम पे पलटवार नहीं करते हैं, इसका मतलब हम लोग इन सबको अपने पास रख लेते हैं और आगे चल के कल परसों भविष्य में इनका भोग करेंगे। इनका भोग हम कैसे करेंगे? इनके सिंग से औजार बनाएंगे, इनके हड्डियों से औजार बनाएंगे, इनके सिंग से माला बनाएंगे, इनके सिंग से, इसके बाद और इनके मांस का भोग करेंगे भोजन के रूप में और इनके चमड़े से कपड़ा बनाएंगे। तो हो सकता है कि धीरे धीरे ये जो जानवर हैं जो सहज स्वभाव के हैं वो धीरे धीरे इस बात से मध्य पाषाण काल का मानव परिचित हो गया होगा कि ये जो जानवर है ये सहज स्वभाव के हैं, ये हम पे हमला नहीं करते हैं, तो ये उनको अपने पास रख लिया करते होंगे, इनका शिकार करता था। अब हम कह सकते हैं कि पशुपालन भी करता रहा होगा, करता था। संभवतः ये मध्य पाषाण कालीन मानव मध्य पाषाण कालीन मानव इनका अर्थात गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बारहसिंगा, हिरन आदि का पालन करता होगा।
अब हमने ये अंदाजा लगा लिया कि अगर ये गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, अब चूंकि 2000 साल की बात है, 2000 साल नहीं फिर भी हजारों साल की बात है, तो हजारों साल में एक अनुभव इन लोगों के अंदर पैदा हो जाता होगा कि जो इस प्रकार का एक जानवर है, जो इस प्रकार का एक जानवर है, जो छोटा जानवर है, बड़ा है, जो इन प्रकार के जानवर हैं, इन पे हम हमला करते हैं, इनका शिकार करने की कोशिश करते हैं, तो ये अपने आप का बचाव करते हैं। ये बचाव करते हैं, जब हम उनके पास चले जाते हैं तो ये हमारे ऊपर हमला नहीं करते, तो हम लोग इनको अपने पास रख ले, बाद में इनका भोग करेंगे। ये भावना, इस भावना से हो सकता है कि मध्य पाषाणकालीन मानव या संभवतः मध्य पाषाणकालीन मानव पशुपालन भी करता रहा होगा। तो जो मध्य पाषाणकालीन मानव का एक विशेषता है कि वो पशुपालन भी करता रहा होगा। अब आते हैं कृषि पे। कृषि को लेकर भी विद्वानों ने, कई विद्वान ये कहते हैं कि यहाँ पे कृषि का विकास नहीं हो पाया था, और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि यहाँ पे कृषि का विकास शायद हो गया होगा। तो हम प्राप्त साक्ष्यों के आधार पे बात करेंगे, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पे बात करेंगे कि यहाँ पे कृषि था कि नहीं था। हमने साक्ष्यों के आधार पे पशुपालन का साक्ष्य जो है, जो मध्य प्रदेश है, एमपी का आदमगढ़, एमपी का आदमगढ़, हमने विश्लेषण कर लिया, हमने व्याख्या कर लिया इस बात का कि पशुपालन मध्य पाषाण काल में रहा होगा या नहीं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो हमने अंदाजा लगाया वो लगभग सही था या गलत। तो जब हम ये देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद सही रहा होगा हम लोगों का अंदाजा। शायद वो गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, बारहसिंहा, हिरन आदि का पालन करता रहा होगा या पशुपालन करता रहा होगा। जो हमने ये अंदाजा लगाया तो उसका प्रूफ ये है कि मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ है, वहां से आदमगढ़ और जो राजस्थान का बागोर है, राजस्थान का बागोर, ये वही पुरा स्थल है, ये वही मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल है जो कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल है। मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर, राजस्थान का बागोर, यहां से हमें मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लो भैया, हमने अंदाजा लगाया और साक्ष्य प्राप्त हो गया। पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमने इस बात का अंदाजा लगाया, हमने कहा कि संभवतः ये पशुपालन करते होंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमें मध्य प्रदेश और राजस्थान से इस बात का सबूत मिल जाएगा जिसको हम संभवतः कह रहे हैं, जिस बारे में हम अंदाजा लगा रहे हैं। तो हमें मिल गया पशुपालन का सबूत। अब देखते हैं कि कृषि था कि नहीं था। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, हिरन, बारहसिंहा, कुत्ता आदि मध्य पाषाण कालीन लोग पालते थे। दरअसल ये लोग शिकार करते रहे होंगे और उन्हें लगा ये जो जानवर हैं ये हम पे हमला नहीं करते हैं और हम इन लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं।
पशुपालन संभवतः हो सकता है, क्योंकि संभवतः हो सकता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। ये पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से कोई भी साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। हमने कहा कि हम इस रूम में हैं और ये सभ्यता दब जाए, मिट जाए, समाप्त हो जाए, अस्तित्व विहीन हो जाए, उसके बाद अगर कोई उस समय हजारों लाखों साल बाद जब कोई उत्खनन करता यहाँ पे खुदाई का काम करेगा, तो यहाँ पे बुक्स पाएगा, टेबल्स पाएगा, घर पाएगा, बोर्ड पाएगा, तो वो आदमी वहां का जो उत्खनन करता होगा, ये इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि उस काल का मानव अर्थात हम लोग ज्यादा से ज्यादा बोर्ड यूज करते होंगे, बुक यूज करते होंगे और टेबल यूज करते होंगे। ये लेकिन ये सही नहीं है कि हम लोग टेबल ज्यादा यूज करते हैं, बोर्ड ज्यादा यूज करते हैं, मार्कर ज्यादा यूज करते हैं, बुक ज्यादा यूज करते हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है। हमने कहा कि हमारी सभ्यता दब जाए और 10,000 20,000 साल बाद, लाखों साल बाद फिर से मानव का विकास हो इस पृथ्वी पे, जब वो मानव, उसमें से कुछ विद्वान लोग उत्खनन कार्य करा रहे हों, इत्तेफाक से यहीं पे उत्खनन कार्य स्टार्ट कर दें, तो वो यहाँ पे कुर्सी पाएंगे, बेड पाएंगे, दरवाजा पाएंगे, खिड़की पाएंगे, रोशनदानी पाएंगे, बुक पाएंगे, टेबल पाएंगे, मार्कर पाएंगे, कैमरा पाएंगे, मोबाइल पाएंगे, स्टैंड पाएंगे, तो वो अंदाजा लगाएंगे कि भैया हो सकता है कि उस काल का मानव कैमरा का यूज अधिकतर किया करता होगा, टेबल का यूज अधिकतर किया करता होगा। हालांकि मोबाइल का यूज तो हम लोग करते ही करते हैं, लेकिन ये वो बस हमारे द्वारा प्रयोग की गई वस्तु के आधार पे, अगर वो कहीं और खुदाई करेगा तो वो कुछ और पाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसी जगह पे खुदाई किए हैं, तो हमें कुछ सबूत, कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। उसी उपकरणों के आधार पे हम अंदाजा लगा के चलते हैं कि ये वो किया करते होंगे, पता नहीं किया करते होंगे नहीं, और कहीं दबी हो कुछ और चीज जिससे हमें कुछ और पता चल सकता है। तो ये जो पूरा ये जो पाषाण काल है, ये जो पाषाण काल है, ये संभावनाओं पे टिका हुआ है कि हो सकता है कि ऐसा होता होगा, ऐसा रहा होगा, ये लोग ये चीज करते होंगे। हमने कहा संभवतः पशुपालन करते होंगे। हमने राजस्थान के बागौर से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हमने ये पशुपालन होने का साक्ष्य भी प्राप्त किया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कृषि का विकास हो गया था या नहीं। तो हम लोग भी ये जो कुछ साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे ही इस बात का विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे कि मध्य पाषाण काल का जो मानव था कृषि करता था या नहीं। तो एक जगह लेते हैं उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के आसपास, इलाहाबाद और मिर्जापुर के बीच में एक स्थल है, वो है चुपानी मांडव। चुपानी मांडव, चौपानी मांडू जो कि यूपी में है, यहां से मृद भांड प्राप्त हुआ है, हस्त निर्मित, मृद भांड मांडो से हस्त निर्मित मृद भांड प्राप्त हुआ है, जिसका संबंध मध्य पाषाण काल से लगाया जाता है, जिसका संबंध
संबंध मध्य पाषाण काल से जोड़ा जाता है। अब हम देखते हैं कि यहां से जो हस्त निर्मित मृदभांड है, हस्त का अर्थ होता है हाथ, हस्त का अर्थ होता है हाथ, निर्मित का अर्थ होता है बना हुआ, मृद का अर्थ होता है मिट्टी मिट्टी और भांड का अर्थ होता है बर्तन। हाथों से बना हुआ मिट्टी का बर्तन प्राप्त हुआ है चौपाली मांडू से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक मध्य पाषाणकालीन पूरा स्थल है जहां से हमें हाथ से बना हुआ मिट्टी का बर्तन प्राप्त हुआ है। अब हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि कृषि कार्य प्रारंभ हुआ होगा और इन अनाजों को रखने के लिए इन्होंने बर्तनों का प्रयोग, बर्तनों का निर्माण, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण प्रारंभ किया होगा। एक बात यह है कि जो संक्रमण है, संक्रमण का अर्थ होता है, ये है एक टाइम पीरियड या एरिया या वस्तु, ये है संक्रमण का अर्थ ऐसे समझ लीजिए कि जो ये है वो ये चीज जो है इसको कहते हैं संक्रमण। ये है संक्रमण क्षेत्र, अर्थात ये एक पिंड है, एक वस्तु है और ये भी दूसरा वस्तु है। इसकी कुछ विशेषताएं अलग होंगी, इसकी अलग विशेषताएं होंगी, लेकिन इन दोनों की कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी जो एक दूसरे से मिलती होंगी। यही होता है संक्रमण क्षेत्र। अब संक्रमण काल का क्या मतलब है? मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो मध्य पाषाण काल को उच्च पूरा पाषाण काल, जो मध्य पाषाण काल है इसको उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल का काल और नव पाषाण काल का, नव पाषाण काल का संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। ये है उच्च पूरा पाषाण काल, ये है नव पाषाण काल। पहले हम संक्रमण काल के बारे में देख लेते हैं कि जो मध्य पाषाण काल है इसको संक्रमण काल भी कहा जाता है। एक गोला हम लोगों का जो है वो उच्च पूरा पाषाण काल है, उच्च पूरा पाषाण काल है। जो दूसरा है वो नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल है। ये जो एरिया है ये वाला, यही है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है वो उच्च पूरा पाषाण और नव पाषाण काल का संक्रमण काल रहा है। इसका इसलिए इसको संक्रमण काल भी कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे यहाँ की जो विशेषता थी वो ये थी कि यहाँ आग की खोज हो गई थी, यहाँ पे पशुपालन स्टार्ट हो गया था, पशुपालन। इसके बाद यहाँ पे कृषि का विकास हो गया था, कृषि का विकास हो गया था। यहाँ पे जो वो थे औजार थे वो भी हड्डियों के और सिंग के बनाए जाते थे, हड्डियों व सिंग के औजार बनाए जाते थे। यहाँ पे ये जो उच्च पूरा पाषाण काल है यहाँ पे तक्षणी
बेधनी, खुरचनी औजारों का प्रयोग होता था। और यहाँ के लोग आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे। यहाँ पे जो औजार प्रयोग होता था वो भी हमने देखा औजारों में कि यहाँ पे भी तक्षणी, बेधनी, पॉइंट आदि के अलावा, पॉइंट, नवचंद्राकार आदि के अलावा यहाँ पे तक्षणी, बेधनी और खुरचनी ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता था नवपाषाण काल में, और तक्षणी, बेधनी, खुरचनी आदि का प्रयोग किया जाता था यहाँ पे भी। और यहाँ का मानव भी आखेटक भी था, शिकार ही करता था। भले वो पशुपालन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इन पशुओं का शिकार करता था पहले, और लेकिन जो इनका मुख्य काम था उदर पूर्ति के लिए वो ये था आखेट, शिकार करना। उसके बाद गुफाओं, कंदराओं में ये लोग भी रहते थे, और कंदराओं आदि में ये लोग भी रहते थे। तो एक ऐसा ये एरिया है जो मध्य पाषाण काल है, इसकी भी विशेषताएं यहाँ पे दिखेंगी और इसकी भी विशेषताएं यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो जो यहाँ की एक विशेषता है कृषि, हो सकता है कि इसमें रही हो, क्योंकि ये संक्रमण काल है, इसकी विशेषताएं इसमें होंगी। यहाँ का जो विशेषता है वो पशुपालन है, तो मध्य पाषाण काल में भी पशुपालन हो सकता है, क्योंकि ये है संक्रमण काल। इसकी कुछ विशेषताएं संक्रमण काल में यानी कि मध्य पाषाण काल में देखने को मिल सकती है। वहीं जो यहाँ का जो आखेटक है, खाद्य संग्राहक है उच्च पूर्व पाषाण काल का, वो भी इसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये संक्रमण काल है, संक्रमण क्षेत्र है। तक्षणी, बेधनी, खुरचनी जैसे औजार मध्य पाषाण काल में भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि ये संक्रमण क्षेत्र है मध्य पाषाण काल। तो जो कृषि है हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है रहा होगा, इसीलिए यहाँ के लोगों ने मृदभांड बनाना प्रारंभ किए होंगे। हो सकता है कि नहीं भी रहा हो, ये सिर्फ और सिर्फ अंदाजे पर टिका हुआ है। अब इसमें क्या है कि हमने ये समझ लिया कि संक्रमण काल है, तो हो सकता है कि कृषि रहा हो और पशुपालन भी रहा हो मध्य पाषाण काल में, क्योंकि ये संक्रमण काल है और दोनों की विशेषताएं इसमें विद्यमान रही होंगी। लेकिन ये जो पाषाण उपकरण है, ये जो मृदभांड है, मिट्टी से बना बर्तन है, वो मध्य पाषाण कालीन मनुष्य जो था, मध्य पाषाण कालीन मनुष्य अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में, अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में अंतिम चरण में इन्होंने मृदभांड या मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिए थे। मृदभांड बनाना सीख गए थे। मध्य पाषाण कालीन मानव मनुष्य अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में मृदभांड बनाना सीख गया था, और उत्तर प्रदेश के, यूपी के चौपानी मांडो से हस्त निर्मित
मृदभांड प्राप्त हुआ है। हमने देखा, हम कोई भी स्टेटमेंट बिना प्रमाण के नहीं ले रहे हैं। हमने ये स्टेटमेंट लिया कि जो अंतिम चरण में है वो मनुष्यों ने मृदभांड बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो हमने कहा कि हम कैसे कहें, हम ये कैसे कह दें कि मध्य पाषाण काल के लोग हाथ से मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। तो हमको ये प्रमाण दिखाया गया कि देखो भैया, जो उत्तर प्रदेश का चुपानी मांडू है, यहाँ से हमें मृदभांड प्राप्त हुए हैं जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। संभवतः मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में और नवपाषाण काल के प्रारंभिक चरण में और नवपाषाण काल के प्रारंभिक चरण में कृषि प्रारंभ हो गया हो और यहाँ का मानव अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनाजों को सुरक्षित रखने हेतु मृदभांड निर्माण प्रारंभ कर दिया होगा। हमने सिर्फ अंदाजा लगाया। हमने स्टार्टिंग में कहा कि भैया अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में ये लोग अर्थात मध्य पाषाण काल के मानव अपने अंतिम चरण में मृदभांड बनाना सीख गए थे। तो हमने पूछा कि हम ये कैसे कह सकते हैं, तो विद्वानों ने ये प्रमाण दिया कि देखो, जो उत्तर प्रदेश का चौपानी मांडो है, यहाँ से हमें हस्त निर्मित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगर हस्त निर्मित मृदभांड प्राप्त हुए हैं तो इस बात से हमने ये अंदाजा लगा लिया कि हो सकता है कि यहाँ पे कृषि का प्रारंभ हो गया हो और अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करते होंगे। लेकिन स्पष्ट प्रमाण अभी नहीं मिला है। स्पष्ट प्रमाण हमें कभी नहीं मिला है, लेकिन कृषि का स्पष्ट प्रमाण अभी, मतलब इस काल से संबंधित अभी नहीं प्राप्त हुआ है, अतः अभी तो हम यही मानकर चलेंगे कि इस काल में कृषि स्पष्ट प्रमाण नहीं हुआ था अभी, तो हम यही मान के चलेंगे कि कृषि का विकास नहीं हो पाया
था। जो अब तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि मध्य पाषाण काल में कृषि नहीं था, बस हम यही देखते थे कि क्या मध्य पाषाण काल में कृषि था, तो हमारा जवाब होता था कि नहीं। लेकिन लेकिन आज हमने संभावनाओं को भी देखा कि क्या हो सकता है कि कृषि रही हो, इसलिए यहाँ पे मृत भांडों का निर्माण हुआ होगा। अब जो हम लोगों का अगला बिंदु है चर्चा करने के लिए, वो क्या है? शवाधान। शवाधान और धर्म की व्याख्या किसके संदर्भ में? मध्य पाषाण काल के संदर्भ में, कि क्या यहाँ के लोग यह लौकिक के अलावा पारलौकिक जीवन में आस्था रखते थे? जो मध्य पाषाण काल का धर्म है, धार्मिक पक्ष हम देखते हैं, तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे यहां से महदहा और सराय नहर से। महदहा व सराय नहर राय से जो हमें प्राप्त हुआ है वो कब्र सराय नहर राय के अलावा अन्य पुरस्थलों से हमें कब्र के साक्ष्य मिले हैं। महदहा और सराय नहर राय के अलावा अन्य पुरास्थलों से हमें कब्र के साक्ष्य मिले हैं। जब हमने महदहा और सराय नहर राय का उत्खनन कराया तो यहाँ से हमें कब्र मिला है, और इसके अलावा इनके साथ जो यहाँ पे व्यक्ति दफनाए जाते थे, इनके साथ यहाँ के खाने पीने की वस्तुएं और इनके साथ पाषाण उपकरण या हड्डी या श्रृंग निर्मित उपकरण रख दिया जाता था। कब्रों में शवों के साथ कई कब्रों में शवों के साथ खाद्य सामग्री, वहां की खाद्य सामग्री हो सकती थी, हो सकता था मांस, कंदमूल, फल फूल, पत्ते आदि। शवों के साथ खाद्य पदार्थ व औजार रखे होने के प्रमाण भी मिले हैं। अब इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि उन लोगों को लगता हो कि अगला जीवन भी व्यक्ति का आता है, और अगले जीवन में ये जो हम जिसको दफना रहे हैं वो अगले जीवन में इन सब वस्तुओं का भोग करेगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि संभवतः इस काल का मनुष्य लोकोत्तर या
अगले जीवन में लोकोत्तर में आस्था रखता रहा होगा। हमने ये अंदाजा लगा लिया ये देखकर कि जो कब्र है, जो मनुष्य हैं, उनके साथ उनके खाने पीने की वस्तुएं, औजार आदि भी दफना दिए जाते थे, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि अगले जन्म में वो लोग विश्वास करते हैं। लेकिन इसमें हो सकता है कि वो अगले जन्म विश्वास करते हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ना करते हों, उन्हें ये पता ही ना हो कि ये जो है सोया है, ये मर गया है। शायद इस बात से वो अनजान थे कि ये व्यक्ति जो लेटा है वो मर गया है। उनको लगता होगा कि ये व्यक्ति जिंदा है और सोया है, जब उठेगा तो इन वस्तुओं का यूज करेगा, उठेगा और जो खाद्य पदार्थ हैं, खाना, उसको खाएगा और जो औजार है उसको उठाएगा और लेके चल देगा अपने काम पे, अर्थात शिकार करने। हो सकता है कि वो नहीं जानते हो कि ये जो व्यक्ति सोया है, लेटा है, पड़ा हुआ है, ये मर गया है। और उसके साथ रहने वाले व्यक्ति उसके पास औजार रखते होंगे और भोजन रखते होंगे कि उठेगा तो खाए पिएगा, शरीर में जान आएगी और औजार उठाएगा, चल देगा अपने भोजन की तलाश में, और यही रख देता होगा। और जब हमने खोदा तो पाया कि व्यक्ति की हड्डियों के पास, व्यक्ति के शरीर के पास ये खाने पीने की चीजें और पाषाण या कोई भी उपकरण या औजार रखे जाते थे। तो हमने यही अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि इन लोगों ने उनके साथ दफना दिया। दूसरी बात, ये सब जो चीजें हैं जो कब्रों में पाई गई हैं, हमने कहा कि कब्रों में पाई गई हैं, सपाट जमीन पे नहीं। ये सब चीजें मनुष्यों के साथ कब्रों में पाई गई हैं, मतलब गड्ढा खन के। ये सब चीजें, ये है जमीन, ये है जमीन, ये है भूमि। जो मनुष्य की अस्थि है, खाने पीने की चीजें और जो औजार हैं, वो ऐसे नहीं मिले हैं, वो ऐसे मिले हैं। ये है जमीन, ये है और ये है जमीन। और जो मिला है वो यहाँ पे व्यक्ति है और इसके पास जो खाने पीने की चीजें और औजार वगैरह वगैरह पड़े हुए हैं। तब तो अब हम कह सकते हैं निश्चित रूप से ही कि वो दफनाया गया है और उसके साथ वो लोग दफनाए हैं। अगर उनको लगता कि ये सिर्फ सोया है तो उसको कब्र में नहीं रखते। रही बात अब ये, अब फिर से हम इस पर आ जा रहे हैं कि वास्तव में ये बात सही है कि उस समय का व्यक्ति लोकोत्तर जीवन में विश्वास रखता था, क्योंकि कब्रों में मनुष्यों के साथ पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को और औजारों आदि को दफनाता था। अब दूसरी बात, अब फिर से हमने ये प्रूफ कर दिया कि लोकोत्तर जीवन में विश्वास करता था। लेकिन फिर से पुनः इस पे चर्चा करें तो हम देखते हैं कि वहां का जो मनुष्य था रहता ही गड्ढे में था,
रहता ही गड्ढे में था, हमने देखा गर्तावास मिला हुआ है, हमें गर्तावास मिला हुआ है, सराय नहर तो गर्तावास नहीं मिला है, गर्त स्तंभ गर्त मिले हैं, इसका मतलब गड्ढे में वो लोग रहा करते थे। हमने ये सिर्फ कहा कि ये कब्र है, हो सकता है कि इन लोगों का घर रहा हो सकता है, होने की बात है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि वो लोग गड्ढे में रहते होंगे, यहाँ पे यहीं पे एक व्यक्ति या 17 व्यक्ति 41 व्यक्ति मर जाते हैं, एक साथ नहीं मरेंगे। एक व्यक्ति मर जाता है और इसके घर के सभी लोग निकल के बाहर चले जाते हैं शिकार करने, कुछ भी करने, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। जाने से पहले इसको जगाते हैं कि उठो भैया चलो काम करने, लेकिन ये नहीं उठता था क्योंकि ये मर चुका था। उन लोगों को लगता होगा कि ये भी जिंदा है, लेकिन उठ नहीं रहा है, लेकिन जब उठेगा तो खाएगा क्या, और जब खा लेगा और शिकार करने या अपने काम पे जाएगा तो क्या लेके जाएगा। इसलिए इसके परिजन, इसके अभिभावक, इसके पेरेंट्स, कोई भी हो, इससे संबंधित लोग जो थे, यहाँ से निकलने से पहले इनके पास औजार रख दिया करते थे और खाने पीने की चीजें रख दिया करते थे। दरअसल ये कब्र नहीं, हो सकता है ये घर रहा हो। और जब ये सभ्यता, ये काल काफी दिन बीता, ये लोग भी कहीं कहीं जा जाके मर गए, कहीं भी चले गए, तो ये जो था इस पे मिट्टी पड़ गया। जब मिट्टी पड़ गया, दब गया, जब हमने खुदाई किया तो इधर खुदाई करने में कठिनाई हुई क्योंकि मिट्टी चपा हुआ है, और इस पे जो है इधर आसानी हुआ। जब हमने इधर खुदाई किया तो टाइट मिट्टी था। जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पहुंचने पे हमने पाया कि मिट्टी हल्का हो गया, तो यहीं से हमने अंदर तक खोदना शुरू किया और यहाँ हमने पा गया कब्र। यहाँ से भी हमने पाया कब्र। हमें लगा कि ये कब्र है, हो सकता है कि उनका घर रहा हो सकता है, क्योंकि होने की बात है, हर चीज यहाँ पे अंदाजा लगाया जा रहा है। हो सकता है कब्र ना रहा हो, लेकिन जो किताबों में है फिलहाल, तो हम वही मान के चलते हैं जो हमने लिखा था, वो आप नोट कर लिए होंगे। हमने ये लिखा था, सराय नहर राय और जो महदहा है वहां से कब्र प्राप्त हुए हैं, और यही नहीं, इसके अलावे भी अन्य स्थानों से मध्य पाषाणकालीन संबंधित कब्र प्राप्त हुए हैं। और इन कब्रों के साथ, इन सबों के साथ मानव ने हड्डियों, पत्थरों, श्रृंगों आदि के औजार और खाने पीने चीजें की वस्तुएं रख दिया करते थे। तो जब किताबों से हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें इस बात का चर्चा होता है, इस बात से अंदाजा हम ये लगा सकते हैं कि मनुष्य वहां का अगले जीवन में विश्वास करता रहा होगा। अब हो गया हम लोगों का धार्मिक, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, खाने पीने की चीजें हो गई। खाने पीने की चीजों में व्यक्ति यही खाता था, मांस, शिकार से प्राप्त, शिकार से प्राप्त मांस, खान पान, खान पान जो यहाँ का था, ये पान, खान पान, पानी, पान नहीं, जो शिकार से प्राप्त मांस है वो खाते थे, कंदमूल खाते थे, कंदमूल, फल फूल, फल फूल, शिकार से प्राप्त मांस, कंदमूल, फल फूल के अलावा हो सकता है पत्ते भी खा लिया करते हैं आदि।
तो इस समय के व्यक्ति का जो खान पान था वो था शिकार से प्राप्त मांस, कंदमूल, फल फूल आदि। जो यहाँ का खान पान हो गया, जो निवास था वो था खुला आसमान, घने पेड़ पौधे, कंदरा, गुफा, गर्तावास, छप्पर हो सकता है, वहां का आवास था, निवास करते थे वहां के लोग। हमने बात किया कृषि पे और पशुपालन पे। हमने कृषि, पशुपालन, आवास, खान पान, औजार, उनका विस्तार पे बात कर लिया। और बचा क्या हम लोगों का, हमने मृदभांड भी देख लिया, पशुपालन, मृदभांड और आवास, औजार, पत्थर, प्रदर्शन प्रभाव भी हमने देखा। बस और कुछ याद नहीं आ रहा है। अगले क्लास में अब हम लोग, अगला जो हम लोगों का क्लास होगा, क्योंकि हमने यहाँ का विस्तार देख लिया, हमने देखा कि यहाँ का प्रमुख स्थल क्या है, यहाँ के प्रमुख औजार क्या है, यहाँ से संबंधित प्रमुख पाषाण क्या है, प्रमुख पत्थर क्या है, और हमने ये भी देखा कि पत्थरों के अलावा यहाँ का मनुष्य जो है वो सिंह और हड्डियों का भी औजार बनाता था। इसके अलावा हमने पशुपालन पे भी चर्चा किया, क्या यहाँ का व्यक्ति मनुष्य पशुपालन करता था या नहीं। यहाँ के कृषि पर हमने बात कर लिया, यहाँ पे मृदभांड निर्माण था वो देख लिया, चौपानी मांडव से हमें मृदभांड प्राप्त हुआ है वो हमने देखा, यहाँ की जीवन शैली देखी हमने और खान पान देखा। इसके बाद और जो कुछ बचेगा अब हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, वो जो हम लोगों का अगला क्लास होगा। अच्छा, तभी हमें लगा, अच्छा हमने ये भी देख लिया कि इसे संक्रमण काल भी कहते हैं। संक्रमण काल क्यों कहते हैं? और दूसरी बात ये जो है, इसको लघु, इस काल को लघु पाषाण या माइक्रो लेथ्स, इस काल को लघु पाषाण या माइक्रोलिथ्स भी कहा जाता है। क्यों ऐसा? क्यों? ये एक ऐसा कालखंड है जब हिम युग की समाप्ति प्रारंभ हो गई थी। हिम युग के समाप्ति का प्रारंभ, इससे क्या हुआ कि बर्फ छटने लगा, हटने लगा, कम होने लगा, समाप्त होने लगा, तो वातावरण धीरे धीरे गर्म हुआ। अब गर्म वातावरण में हिमयुग की समाप्ति का प्रारंभ हुआ, जिससे वातावरण में बदलाव आया। अब वातावरण में बदलाव किस प्रकार से आया? ये बदलाव ये था कि यहां पे तापमान में गिरावट, तापमान में वृद्धि हुई, तापमान में वृद्धि प्रारंभ हो गया, तापमान में वृद्धि प्रारंभ हो गया।
आप लोग हमारे मात्राओं को, हमारे लिखने का जो शैली है या जो लिखने में त्रुटियां हो रही हैं उस पे ध्यान ना देते हुए हमारे शब्दों पे ध्यान दें जो हम बोल रहे हैं। बोलते बोलते अगर कुछ गलत लिख दे रहे हैं, अगर पाषाण की जगह पे पसाड़ पसाड़ लिख दे रहे हैं या पाषाण की जगह पे पाषाण लिख दे रहे हैं, लेकिन बोल तो रहे हैं पाषाण, तो आप लोग अपने से मैनेज करके पाषाण ही लिखिए। लिखने में जो गलती हो जा रही है उसको होने दीजिए, जो बोल रहे हैं उसको लेके चलिए। तापमान में वृद्धि प्रारंभ हो गई और जैसा कि हमने देखा है कि गर्मियों के मौसम में कोई भी खाना, कोई भी भोजन जल्दी खराब होता है, वो इसलिए कि गर्मियों के मौसम में अनेक बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु एक्टिव या सक्रिय रहते हैं या हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब तापमान में वृद्धि हुई, वातावरण गर्म हुआ, तो हुआ क्या कि नए नए जीवों का विकास हुआ हो गया। परिणाम स्वरूप नए नए और छोटे छोटे, नए नए और छोटे 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 लाल, छोटे लाल छोटे छोटे जानवरों का, छोटे लाल नहीं, छोटे छोटे जानवरों का विकास हुआ। जब छोटे छोटे जानवरों का विकास हुआ तो यहाँ के जो मनुष्य थे वो औजार, छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए औजारों का जो साइज था वो छोटा कर दिया। छोटे छोटे औजार बनाने, जानवरों का विकास हुआ और इन जानवरों का शिकार करने के लिए, इन जानवरों का शिकार करने के लिए मनुष्यों ने छोटे छोटे लाल, छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए मनुष्यों ने छोटे छोटे औजारों का निर्माण किया। छोटे औजार को माइक्रोलिथ्स कहते हैं। लघु, छोटे, सूक्ष्म, पाषाण मतलब पत्थर, छोटे पत्थरों की औजार बनाना शुरू कर दिया। इसलिए इस काल को लघु पाषाण या माइक्रोलिथ भी कहते हैं। छोटे औजारों का निर्माण किया। इस काल से मतलब कि किस काल से? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से संबंधित अतः मध्य पाषाण, अतः नहीं, मध्य पाषाण काल से संबंधित